Okay, so we'll be discussing chapter 63 of Chitin, which is concerned with the physiology of GIT. Okay, so throughout the GIT हमारे पास न्यूट्रिएंट्स का, पानी का, बेसिकली ज़ाहिर है फूड का पैसेज होता है. ठीक है, अब इस फूड में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ऑफ कोर्स वी ड्रिंक वाटर एज वेल एंड देन इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके थ्रू पास करते हैं. अब GIT में क्या क्या हो रहा होता है? ऑफ कोर्स देयर इज़ मूवमेंट गोइंग ऑन. हमारे पास जो बोलस होता है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाता है एंड देन फिर वहाँ पे डाइजेशन होती है एंड देन फिर हमारे पास वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एंड देन देयर इज़ मूवमेंट गोइंग ऑन थ्रू आउट द GIT. फिर यहाँ पे हमारे पास सिक्रीशंस भी हो रही होती हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस खाना स्टमक में आता है तो वहाँ पे हमारे पास HCl सिक्रीट होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है, ETC. सिमिलरली हमारे पास जैसे मैंने बताया हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं और देन एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं. देन ऑफ कोर्स डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, क्योंकि काफ़ी सारे एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ हो रहे होते हैं सो दैट टेंड टू ब्रेक डाउन द फूड. देन वी हैव एब्जॉर्प्शन गोइंग ऑन एज वेल. हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्रोसाइट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है. सो दीज आर द थिंग्स दैट टेक प्लेस थ्रू आउट द GIT ट्रैक्ट. अब हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के साथ कंसर्न होते हैं. अब मूवमेंट के साथ क्या क्या कंसर्न है? बेसिकली आप देखें तो सारे ही पार्ट्स जो कि GI ट्रैक्ट के हैं मूवमेंट के साथ कंसर्न हैं. जैसे इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ईसोफेगस, वो हमारे पास बोलस को माउथ से स्टमक तक लेके जाता है. फिर इफ़ वी टॉक अबाउट स्टमक, फिर हमारे पास स्टमक में भी ज़ाहिर मूवमेंट्स हो रही होती हैं एंड देन फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है एंड देन इट गोज़ फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये सारा जो पैसेज हो रहा है खाने का, ज़ाहिर है इट इज़ टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट. तो हमारे पास मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट द GIT हो रही होती है. देन वी कम फॉर डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या है? हमारे पास स्टमक में होती है. ठीक है, बेसिकली स्टमक में हमारे पास एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होते हैं. माउथ में भी अगर हम कहें कि थोड़ी बहुत हो रही होती है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइलिन, जिसको हम सेलिवरी अमाइलेज कहते हैं, वो भी स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. सो वी कैन से कि वहाँ पे हमारे पास डाइजेशन वहाँ पे भी हो रही होती है एंड देन स्टमक में पेप्सिन वगैरह रिलीज़ हो रहा होता है, HCl रिलीज़ हो रहा होता है एंड देन ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास काफ़ी, हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं. एंड द रीज़न वाई आई रिटन ETC हेयर इज़ बिकॉज हमारे पास पेनक्रियास भी अगर कहें तो डाइजेशन के साथ कंसर्न है क्योंकि दैट ऑल्सो रिलीजेज एंजाइम्स बट इट इज़ एन एक्सेसरी GIT ऑर्गन. मतलब वो जो GI ट्रैक्ट पूरा बनता है ईसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, उसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे पास डाइजेशन में रोल प्ले करता है. हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन. लाइक थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन हो रही होती है. देन डेफिकेशन, ऑफ कोर्स लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे पास थ्रू आउट द लार्ज इंटेस्टाइन खाना जाके रेक्टम में पहुंचता है. लार्ज इंटेस्टाइन इज कंसर्न विद द डेफिकेशन. अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिस्कशन है अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स. बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो वो पूरा ट्रैक बना हुआ है ना GIT. अगर हम ईसोफेगस को देखें, फिर स्टमक को देखें, लार्ज इंटेस्टाइन को देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें, अब जाहिर है शेप डिफरेंट है सबका बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ वन होल ट्रैक्ट. ठीक है, अब इसकी जो है वो ट्रैक्ट है तो हमारे पास इसकी जो वॉल्स हैं उनकी अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो पहले हमारे पास इनर मोस्ट अगर हम देखें, हम जा रहे हैं इनसाइड टू आउटसाइड. ठीक है, अगर हम इनर मोस्ट देखें तो हमारे पास म्यूकोजा होती है. ठीक है, म्यूकोजा भी हम अगर डिटेल में देखें तो हमारे पास उसका एपिथेलियम होता है. ठीक है, एपिथेलियम होता है उसका एंड देन उसकी लेमिना प्रोप्रिया होती है एंड देन हमारे पास उसका म्यूकोजल मसल होता है जिसको हम मस्कुलरिस इंटरना भी कहते हैं. फिर अगर हम फर्दर आगे बढ़ें तो फिर हमारे पास सब म्यूकोजा की लेयर आ जाती है. अब सब म्यूकोजा में बेसिकली हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, ETC. देन वी हैव मस्कुलरिस एक्सटर्ना. मस्कुलरिस एक्सटर्ना हमारे पास इट कंप्राइजेज ऑफ 2 मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट स्टमक में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं. अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ GIT वहाँ पे हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं. 2 लेयर्स कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर. अगर स्टमक को देखें तो हमारे पास ऑब्लिक लेयर भी होती है. एंड देन वी हैव सिरोजा. अब सिरोजा आउटर मोस्ट लेयर है नो डाउट बट जो ऑर्गन्स रेट्रोपेरिटोनियल है वहाँ पे हमारे पास एडवेंटिशिया होगी. सो हमारे पास सिरोजा उन ऑर्गन्स की आउटर मोस्ट लेयर होगी जो कि इंट्रापेरिटोनियल है. दोज विच आर रेट्रोपेरिटोनियल उनकी हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग एडवेंटिशिया होगी. अब हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं दोज आर अरेंज्ड इन बंडल्स. ठीक है, अब हमारे पास जो स्मूथ मसल्स है वो हमारे पास बंडल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं इन द GIT. अब हर बंडल में हमारे पास अराउंड 100 से 1000 मसल फाइबर्स होते हैं. सो इफ़ दिस इज़ अ बंडल इट विल डेफिनेटली हैव 100 to 1000 मसल फाइबर्स. ठीक है, अब फाइबर्स जो हैं अगर मैं इसके फाइबर्स को देखूँ तो फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस इज़ अ मसल फाइबर ऑफ दिस बंडल तो ये हमारे पास जो इसके फाइबर्स हैं, अब ज़ाहिर है दूसरा फाइबर यहाँ होगा. ठीक है, तीसरा यहाँ होगा.
अब ये जो फाइबर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू गैप जंक्शंस, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। आई नो मेरी ड्राइंग आप लोगों को अभी थोड़ा समझ नहीं आ रही होगी बिकॉज आई हैव रफली ड्रॉन दिस, बट द थिंग इज़ यहाँ पे हमारे पास जो ये फाइबर्स हैं एक दूसरे के साथ गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब गैप जंक्शंस आपने नाम सुना होगा व्हेन यू आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमारे पास जो इम्पल्स है दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू गैप जंक्शंस। अब हमारे पास गैप जंक्शंस होते हैं इन बिटवीन दीज फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो एक बंडल है वो भी दूसरे बंडल के साथ गैप जंक्शंस के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। इसकी मदद से होता क्या है कि हमारे पास अगर यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होती है तो ज़ाहिर ये गैप जंक्शन से, आपको पता है गैप जंक्शंस में हमारे पास दो सेल्स के बीच अगर हम देखें गैप जंक्शन से तो वहाँ से हमारे पास इजीली लाइक विदाउट एनी चैनल्स और समथिंग बेसिकली बस फ्रीली आयंस ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ से अगर आयंस इसमें इस फाइबर में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर जो इम्पल्स थी वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ पर इसकी भी डीपोलराइजेशन हो जाएगी। सिमिलरली ये हमारे पास इसके साथ गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड है तो फिर यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और देखते ही देखते सारे मतलब अगर फाइबर देखें तो एक दूसरे के साथ गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड है तो पूरे इस बंडल में वो डीपोलराइजेशन हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाएगी। एंड देन सिंस दिस वन इज कनेक्टेड टू दिस बंडल थ्रू दिस, वो भी हमारे पास इस गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे बंडल के साथ कनेक्टेड है तो वो भी हमारे पास आयंस जो हैं यहाँ से ट्रैवल करके, जहाँ पे अगर यहाँ पे एक्साइटेशन हो गई तो यहाँ पे ट्रैवल करके इस बंडल में आ जाएंगे एंड देन फिर यहाँ पर भी एक्साइटेशन होगी। इसलिए हम कहते हैं कि ईच मसल लेयर एक्ट्स एज ए सेंसेशन। सेंसेशन मतलब अगर यहाँ पे एक्साइटेशन हो रही है, डीपोलराइजेशन हो रही है तो यहाँ से हमारे पास आयंस ट्रांसफ़र करके एंड देन फिर हमारे पास इस बंडल में आ जाएंगे एंड देन द इंटायर मसल विल बी एक्साइटेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द जीआईटी। अब हमारे पास जो जीआईटी है वहाँ पे हमारे पास स्लो वेव्स भी होती हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे पास जो सेल्स के उसमें हमारे पास स्लो वेव्स भी होती हैं एंड देन स्पाइक पोटेंशियल्स भी होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्लो वेव्स। स्लो वेव्स हमारे पास बेसिकली 5 से 15 मिलीवोल्ट की फ्लक्चुएशंस होती हैं इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास जो फॉर इंस्टेंस स्मूथ मसल है उसकी कोई ना कोई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस लेट्स से इट्स -60 और इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो कहीं है -40। अब ये हमारे पास जो स्लो वेव्स हैं वो थ्रेशोल्ड तक तो नहीं पहुंचती, बट क्या होता है कि हमारे पास ये ना एक बेसिकली फ्लक्चुएशंस होती हैं कि फॉर इंस्टेंस 5 मिलीवोल्ट की फ्लक्चुएशन आई एंड देन फिर से वो वापस चली गई एंड देन फिर लेट्स से कि 10 मिलीवोल्ट्स की फ्लक्चुएशन आई एंड देन फिर वो वापस चली गई। ऐसे ऐसे वो ऑसिलेटिंग मतलब फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं। ऑसिलेटिंग क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यूसली हो रही होती हैं। स्लो वेव्स हैं वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल तो कॉज नहीं करती क्योंकि हमारे पास ये थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचती। एक्शन पोटेंशियल अगर कॉज नहीं होता तो ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज नहीं करती हैं। बेसिकली हमारे पास अगर एक्शन पोटेंशियल होगा तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो तभी हमारे पास ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करवा रही होती। तो स्लो वेव्स आर बेसिकली फ्लक्चुएशंस होती हैं ऑफ 5 to 15 मिलीवोल्ट्स एंड देन ये फिर हमारे पास वापस आ जाती हैं अपनी वैल्यू पे, फिर हमारे पास होती हैं देन फिर वापस आ जाती हैं एंड एज अ रिजल्ट दीज कीप गोइंग ऑन। तो मैंने बताया कि ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल नहीं कॉज करवाती एंड एज अ रिजल्ट ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कॉज करवाती। अब हमारे वेव्स हैं वो हमारे पास हर मिनट में हर ऑर्गन में डिफरेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर स्टमक में देखें तो हर मिनट में 3 वेव्स बन रही होती हैं, 3 स्लो वेव्स बन रही होती हैं एंड देन अगर डिओडिनम में देखें तो देयर आर 12 एंड देन रेस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में देयर आर 9 वेव्स पर मिनट। अब ये स्लो वेव्स जो होती हैं वो ज़ाहिर है कोई ना कोई सेल्स करवा रहे होंगे। जो सेल्स इनको करवाते हैं इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजेल। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजेल हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास जो लेयर्स होती हैं उसमें जो हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है उसके 2 मसल की लेयर्स होती हैं, ठीक है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं उसमें और सर्कुलर होते हैं। इन दोनों लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में हमारे पास ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजेल होते हैं जो कि हमारे पास स्लो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन सी थी? स्लो वेव्स। अब दूसरी है स्पाइक पोटेंशियल्स। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो स्लो वेव्स हो रही होती हैं यहाँ पे ऐसे स्लो वेव्स हो रही हैं देन फिर वापस रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। अब जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया तो फिर हमारे पास ये स्लो वेव्स क्या करती हैं, ये हमारे पास जो -40 की वैल्यू है थ्रेशोल्ड की इसको भी क्रॉस कर देती हैं। देन एज अ रिजल्ट हमारे पास अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है एंड देन विच इज़ कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल्स। बस जब स्लो वेव्स स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की वजह से थ्रेशोल्ड वैल्यू को भी क्रॉस कर जाएं एंड देन एक्शन पोटेंशियल कॉज हो उसको हम कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। अब हमारे पास जो स्पाइक पोटेंशियल है वी नो कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल उसमें कॉज हो रही है तो उसकी वजह से हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी।
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हो रही है, एंड देन एज अ रिजल्ट अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मूवमेंट होगी तो मतलब पेरिस्टल्सिस होगी। तो हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स की वजह से इवेंचुअली पेरिस्टल्सिस होगी। एक पॉइंट थी कि यहाँ पे हम न्यूरॉन है उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है उसको हम जो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है उससे डिफरेंशिएट इस सेंस में करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है दैट लास्ट्स फॉर अबाउट 10 to 20 मिली सेकेंड्स, वेयर एज न्यूरॉन में इससे भी कम ड्यूरेशन में जो है वो एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाती थी। फिर हमारे पास क्या है कि न्यूरॉन्स में क्या था कि हमारे पास सोडियम आयंस आ रहे थे तो हमारे पास डिपोलराइजेशन एंड देन एक्शन पोटेंशियल एक्साइटेशन हो रही थी। बट यहाँ पे सिर्फ सोडियम आयंस काफ़ी नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम आयंस को भी इन्फ्लक्स होना पड़ता है, बिकॉज कैल्शियम आयंस अगर आप ये सोचें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, फॉर दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन वी नीड कैल्शियम। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे जो इन्फ्लक्स होता है वो सिर्फ सोडियम का नहीं होता, हमारे पास कैल्शियम का भी होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस ये देखें स्लो वेव से, फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास -40 की वैल्यू है एंड देन ये हमारे पास -60 की वैल्यू है, ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये हमारे पास थ्रेशोल्ड की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास वैसे तो स्लो वेव्स हो रही थी प्रोड्यूस एंड देन फिर वो वापस रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक स्लो वेव ने क्या किया कि ये हमारे पास -40 से भी ऊपर चली गई। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स कॉज हुई। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमारे पास जो स्पाइक पोटेंशियल्स हैं, नंबर ऑफ स्पाइक पोटेंशियल्स उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है और वो जो स्लो वेव है वो कितना ऊपर लाइक पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर इस स्लो वेव को देखें और इसको देखें तो ये ज़्यादा ऊपर गई है, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ स्पाइक पोटेंशियल्स जनरेट होंगी कंपेयर टू दिस वन। अगर यहाँ पे 2 हो रही हैं तो यहाँ पे ऑफकोर्स 2 से ज़्यादा होंगे क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जीआईटी के मसल्स की, वो हमारे पास हाइपरपोलराइज भी हो सकती है और हाइपोपोलराइज भी हो सकती है। अब इससे क्या मतलब है, देखिए हाइपरपोलराइज मतलब जो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर अभी इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -60, हाइपरपोलराइजेशन में ये हमारे पास -70 या फिर बल्कि कहें कि -80 में हो जाएगा। अब अगर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर जिस मसल फाइबर की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -80 है उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा फॉर इट टू कम टू -40। अनलाइक -60 अगर जो मसल फाइबर -60 पर है उसको हमें कम एक्साइट करना पड़ेगा और वो मतलब कम एक्साइटेशन में ही -40 पे चला जाएगा, लेकिन जो -80 पर है उसको तो हमें लाइक +40 मिली वोल्ट्स का स्टिमुलस देना पड़ेगा तब जाके वो -40 पे जाएगा। +40 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना, अगर पॉजिटिव आयंस लाएंगे तभी हमारे पास ये थ्रेशोल्ड की तरफ जाएगा। तभी मैंने कहा कि +40 मिली वोल्ट्स का अगर हमारे पास यहाँ पे स्टिमुलस आएगा तभी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जाए। जब हमारे पास मसल फाइबर हाइपर पोलराइज हो जाता है तो तब वो हमारे पास कम एक्साइटेबल हो जाता है, मतलब उसको एक्साइट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये कौन सी कंडीशंस में होता है, अब उन कंडीशंस का नाम सोचें जिस हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी जो है वो स्लो डाउन होती है। अब स्लो डाउन कब होती है, ऑफ कोर्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी में। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, फॉर इंस्टेंस नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तो वो हमारे पास इसको हाइपर पोलराइज कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम हाइपोपोलराइजेशन का देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ज़्यादा लाइक फॉर इंस्टेंस -50 हो जाती है, -50 कह दें या फिर -55 ऐसे हो जाती है। अब जो -50 पर है उसको तो हमने सिर्फ +10 मिली वोल्ट्स का अगर हम स्टिमुलस देंगे तो वो -40 पे पहुंच जाएगी, मतलब वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो गई। अनलाइक -60, मतलब -60 वाले को तो +20 मिली वोल्ट्स का हमने स्टिमुलस देना पड़ेगा ना, तभी वो जाके -40 पे पहुंच पाएगी। सो जब हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाइपोपोलराइज होती है तो तब हमारे पास वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाती है। अब ये कौन सी कंडीशंस में होता है, आप उन कंडीशंस को याद करें जो हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी को फैसिलिटेट करती हैं, प्रोमोट करती हैं। फॉर इंस्टेंस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और उसका प्रीडोमिनेंट न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, तो वो हमारे पास इसको हाइपोपोलराइज करेगा, मतलब मोर एक्साइटेबल करेगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ही इसको हाइपोपोलराइज नहीं करती, लेकिन अगर हम स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ जीआईटी के एग्जाम्पल को देखें, मतलब आपने अगर कोई चीज़ खाई तो ज़ाहिर है वॉल्स ऑफ जीआईटी स्ट्रेच होंगी, खाना आएगा, तो उसकी वजह से भी हमारे पास हाइपोपोलराइजेशन होती है एंड देन अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एज वेल। हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट आई हैव ड्रॉन दिस फिगर हियर, तो इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। अब ये है कि इट इज़ द एंट्री ऑफ कैल्शियम दैट कॉजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है कि हमारे पास जब कैल्शियम इंटर होगा तो तभी ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ऑफ कोर्स सोडियम की वजह से एक्साइटेशन तो हो रही है, बट हमें कैल्शियम भी चाहिए फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। इंटर होती है ये तब इंटर होती है जब हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल हो रही होती है। ज़ाहिर स्लो वेव्स के टाइम तो हमने नहीं देखा था कि कैल्शियम इंटर हो रही थी, ये हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स के दौरान ही इंटर होती है एंड देन मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाती है। बात यह है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वो हमारे पास
काफ़ी बातों पे डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस नंबर ऑफ स्पाइक पोटेंशियल्स, ऑफ कोर्स ज़ाहिर है कि जितनी हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल्स ज़्यादा बनेंगी उतनी ही हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी अगर इंटेंसिटी या पावर कहेंगे ज़्यादा होगा। हार्मोन्स की वजह से जो कि हमारे पास जीआईटी की मोटिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास कैल्शियम पे भी ये डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस अगर कैल्शियम आयन ज़्यादा एंटर होंगे तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। हम कहते हैं ना कि भाई जीआईटी का एक अपना नर्वस सिस्टम है, दी एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब एंटेरिक नर्वस सिस्टम के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं। हमारे पास पहले हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सिस है, देन हमारे पास मीजनर्स प्लेक्सिस है। माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है उसको हम ऑरिबेक्स प्लेक्सिस भी कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है? ये हमारे पास जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है उसकी दोनों लेयर्स के बीच में होता है। फॉर इंस्टेंस लॉन्गिट्यूडिनल लेयर एंड देन सर्कुलर लेयर, इन दोनों के बीच में हमारे पास ये माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है। तो हमारे पास मीजनर्स प्लेक्सिस होता है उसको हम सबम्यूकोजल प्लेक्सिस भी कहते हैं। अब नाम से ही जाहिर है सबम्यूकोजल प्लेक्सिस मतलब ये हमारे पास सबम्यूकोजा में होता है। अब हमारे पास ये क्या करता है कि हमें पता है कि आप इसको इस तरह से याद करें कि हमारे पास जो सबम्यूकोजा है उसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास उन ग्लैंड्स की ये सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। एंड देन हमारे पास ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था कि सबम्यूकोजा है उसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास उन ब्लड वेसल्स की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन भी ये मीजनर्स प्लेक्सिस करवाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम, माइंटेरिक प्लेक्सिस हो या मीजनर्स प्लेक्सिस हो, वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं करता। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और सिंपैथेटिक एक्टिविटी सिर्फ इसको या तो एक्साइट करेंगी या तो इनहिबिट करेंगी, इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगी कि अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी तभी ये काम करेगा या फिर अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तभी ये काम नहीं करेगा। नो, हमारे पास ये काम तो करेगा। जाहिर है उसको जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो दोनों इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, बट हमारे पास इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करती। अब हमारे पास क्या है? वी टॉकिंग अबाउट माइंटेरिक प्लेक्सिस। अब बेसिकली ये हमें पता है कि हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना की दोनों जो लेयर्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल की लेयर, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जाहिर है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता होगा। तो अब अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो जाहिर है हमें वहाँ पे एक्साइटेशन चाहिए, तभी वो जो पर्टिकुलर मसल है या फिर जिस भी ऑर्गन में ये मूवमेंट करवा रहा है तभी वहाँ पे एक्साइटेशन होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इस इफेक्ट इज़ मोस्टली एक्साइटेटरी, बट काफ़ी जगहों पे ये इनहिबिटरी भी होता है। अब इनहिबिटरी कहाँ पे होता है? स्फिंक्टर पे। जाहिर है स्फिंक्टर पे ये एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखाएगा तो वहाँ पे स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन होगी, और अगर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो खाना हमारे पास, फॉर इंस्टेंस अगर जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्टर है, अगर ये उसको कॉन्ट्रैक्टेड रखेगा, एक्साइटेड रखेगा, तो उसके थ्रू खाना कैसे पास होगा? तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो स्फिंक्टर है, जो भी हमारे पास जीआईटी में स्फिंक्टर है, वो वहाँ पे ये हमारे पास रिलैक्सेशन करवाता है, मतलब इनहिबिटरी इफेक्ट होता है इसका। और इसका जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम वीआईपी कहते हैं, विच इज़ वेसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड।